इसके बाद जो हमारे पास रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो ईसीओ है, ये लेक्चर 12 का पार्ट 3 है। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। ईसीओ क्या है? ईसीओ का मतलब है इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये जो ईसीओ है ये एशिया की एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि जो एशिया के ममालिक है इनकी सियासत और इकोनॉमी को देखती है। इसके जो डिटेल में हम बाद में पढ़ते हैं, यानी कि आगे जाके बताऊंगा। बनी कब? ये 1985 में बनी थी। इसके जो मेंबर हैं वो पाकिस्तान, ईरान और तुर्की है। अब देखें, पाकिस्तान, ईरान और तुर्की तीनों इस्लामिक कंट्रीज हैं। तीनों की आइडियोलॉजी सेम है, तीनों की तहजीब सेम है, तीनों का मजहब सेम है, तीनों के रहन सहन का तरीका भी सेम है। तो अब बात करते हैं कि जो ईसीओ है इसका पर्पस क्या था। इसका पर्पस था कलेक्टिव डेवलपमेंट, यानी कि तीनों कंट्रीज की कलेक्टिव डेवलपमेंट हो, फ्री ट्रेड हो तीनों कंट्रीज के दरमियान। यानी कि जब पाकिस्तान तुर्की को या ईरान को कोई चीज़ इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करता है तो उस पे कोई भी टैरिफ यानी कि कोई भी टैक्स ना लगे। जितने में पाकिस्तान बेच रहा है उतने ही ईरान के लोगों को मिले, उतने ही पैसों में तुर्की के लोगों को मिले। तो इसमें एग्जांपल्स में देखा जाए तो पाकिस्तान तुर्की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है। पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ ट्रांजिट ट्रेड भी एग्रीमेंट हो चुका है। ईरान और पाकिस्तान का गैस पाइपलाइन भी एग्रीमेंट हो चुका है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो तेहरान, ईरान के अंदर है। मैंने आपको पीछे बताया कि जो ईसीओ बनी 1985 में बनी। असल में पहले ईसीओ का नाम ईसीओ नहीं आरसीडी था। तो जो आरसीडी था, ये आरसीडी कब बनी? 1964 में बनी थी। आरसीडी किसका एब्रीविएशन है? रीजनल कोऑपरेशन डेवलपमेंट। ये पहले आरसीडी 1964 में बनी थी, फिर इसका नाम चेंज करके 1985 में ईसीओ रख दिया गया। इसके बाद डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आरसीडी। आरसीडी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? इसके ऑब्जेक्टिव ये था कि जो पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान और जो तुर्की, अफगानिस्तान इसमें बाद में ऐड हुआ है, इन तीनों के दरमियान जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन है और क्लोजर कांटेक्ट होना चाहिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, यानी कि जो इकोनॉमी के लिहाज से तीनों कंट्रीज मिलके इसकी डेवलपमेंट करें। दूसरा जो पर्पस था वो ये था डेवलपमेंट ऑफ रेल नेटवर्क। जो रेल है, रेलवे ट्रैक है, तीनों कंट्रीज में रेल का नेटवर्क लगाया जाए। इसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ रोड नेटवर्क्स। तीनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ जहाँ पे ट्रेड करते हैं वहाँ का जो रोड नेटवर्क है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तीनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ साइंटिफिक रिसर्च, नॉलेज और टेक्नोलॉजी तीनों चीज़ों को शेयर करें। तीनों कंट्रीज एक दूसरे के ममालिक में फ्री घूम सकते हैं, वीज़ा फ्री होगा जी। और इनकी जो एयरलाइन है वो कंबाइंड होगी। इसके बाद हमारे पास है ट्रीटी ऑफ इजमीर एंड रिवाइवल ऑफ आरसीडी। ये ट्रीटी ऑफ इजमीर होता है जिसमें आरसीडी के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसको रिवाइव किया जाता है। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि 1985 में रिवाइवल ट्रीटी ऑफ इजमीर में क्या कहा गया कि आरसीडी का नाम चेंज करके क्या रख दिया जाए? ईसीओ रख दिया जाए। और पहले तो इसके जस्ट 3 कंट्रीज मेंबर थे, बाद में अफगानिस्तान एंटर हो गया। यानी कि पहले कौन कौन था? पाकिस्तान था, ईरान था और तुर्की था, लेकिन बाद में अफगानिस्तान एंटर हुआ। इसको देखते देखते और भी मुस्लिम ममालिक, एशिया के ममालिक इसमें शामिल होते गए और फिर इसके जो मेंबर्स की तादाद है वो 3 से बढ़ के 10 तक हो गई। फैक्टर्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ईसीओ, यानी कि ईसीओ बनने के फैक्टर्स क्या थे? सबसे पहला था डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, यानी कि यूएसएसआर रशिया को तोड़ना। जब रशिया टूटता है, अमेरिका के साथ जब रशिया की जंग होती है तो रशिया टूटता है, तो रशिया की बहुत ज़्यादा स्टेट्स बनती हैं जिसे हम बोलते हैं आज़रबाईजान, काज़ाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, अज़बकिस्तान। तो ये सारी रियासतें जब रशिया टूटता है तो ये सारी रियासतें फॉर्म बनती हैं। दूसरा इसका फैक्टर ये होता है कि जो इंडियन फैक्टर है, जो इंडिया, इसको कर्टेल किया जा सके, क्योंकि एशिया के अंदर कोई एक शैतान बैठा है तो वो इंडिया है, इंडियन गवर्नमेंट है, जो मुसलमानों के खिलाफ हर वक्त प्रोपेगेंडे जारी रखता है। और दूसरा जो अभी अफगानिस्तान हाल ही में रशिया से टूट चुका है और इसमें
जो रेल रेल तो है ही नहीं इसमें, जो रोड का नेटवर्क है और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इसके कंट्री की स्टेबिलिटी है वो टूट चुकी है, उसको दोबारा से रिवाइव किया जा सके, उसको दोबारा से बनाया जा सके। अगर अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी आ जाएगी, पीस आ जाएगा, जंग रुक जाएगी, तो पूरे एशिया में पीस आ जाएगा। ये मानना था जो ईसीओ के मेंबर्स थे उनका। नेक्स्ट टाइटल है हमारे पास सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो जो ईसीओ है इसकी सिग्निफिकेंस, इसकी अहमियत क्या है? इसकी अहमियत सबसे बड़ी ये है कि ये 500 मिलियन लोगों की नुमाइंदगी करती है, यानी कि इसमें 500 मिलियन पीपल की रिप्रेजेंटेशन शामिल है। इसमें 10 रियासतें शामिल है, और ये जो 10 रियासतें हैं, जो 10 कंट्रीज हैं, ये इनके पास सबसे ज़्यादा ऑयल और कॉटन है, जो एक्सपोर्ट करके ये बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला कमा सकते हैं, मनी कमा सकते हैं। इनमें देखा जाए ऑयल के लिहाज से तो ये 10 कंट्रीज में ऑयल के लिहाज से सबसे अमीर तरीन ईरान है, जस्ट इन 10 कंट्रीज में। और कॉटन के लिहाज से पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान है, ये दोनों मशहूर है। अगर ये दोनों कंट्रीज बाकी कंट्रीज को एक्सपोर्ट करेंगे तो उनकी नीड्स पूरी हो जाएंगी। जब उनकी नीड्स इन्हीं 10 कंट्रीज से पूरी होगी तो वो अमेरिका, रशिया, चाइना जैसे ममालिक से चीज़ों को इम्पोर्ट करा नहीं करवाएंगे, क्योंकि उधर से उन्हें महंगी पड़ेंगी और इधर से हम उन्हें फ्री वाले खाते में ही दे रहे होंगे, मीन्स के सस्ती दे रहे होंगे, जिसपे हम टैरिफ नहीं लगा रहे होंगे, टैक्स नहीं लगा रहे होंगे। अगर चाइना इंपोर्ट करते हैं, या अमेरिका से इंपोर्ट करते हैं, रशिया से, फ्रांस से, किसी और कंट्री से यही चीज़ों को इंपोर्ट करते हैं, तो उन्हें महंगी मिलेंगी। जबकि अगर इन्हीं इस ऑर्गेनाइजेशन के 10 मेंबर से ये इंपोर्ट करेंगे तो सस्ती पड़ेंगी। इसके बाद जो ईसीओ की 2017 में इस्लामाबाद के अंदर समिट हुई थी, लेकिन ये फेल हो गई। इसमें जो उन्होंने ऑब्जेक्टिव्स डिक्लेयर किए थे उन पे अमल दरामद ना किया जा सका, या कंट्रीज ने उन्हें मानने से इनकार कर दिया। तो इसके काजेज ऑफ फेलियर में सबसे बड़ा जो काज है वो पाकिस्तान का फैक्टर है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल एजिटेशन बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जिसकी साथ वाले कंट्रीज साथ ही बैठे इंडिया के साथ बनती नहीं है। पाकिस्तान मुआशी लिहाज से भी इनस्टेबल है। इसके बाद बात की जाए अफ़गानिस्तान की, तो अफ़गानिस्तान के अंदर चाउस यानी कि अफरा तफरी की कंडीशन है। इसके बाद ईरान की कंडीशन देखी जाए, उसके जो हालात हैं अमेरिका के साथ अच्छे नहीं है, तो इसलिए जो 2017 में इसकी सुम्मित हुई तो वो फेल हो गई।